नादिर शाह हो या फिर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में आए शूटर ने गलतफहमी में किसी और मरीज को उन्होंने गोली मार दी, हालांकि उन्हें मारना किसी और को था। इस तरह के ऐसे कई मामले हैं जिसमें हाशिम बाबा, जो कि खुद को दिल्ली का दाऊद मानता है, और हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में जुड़ने के बाद वो खुद को ताकतवर समझने लगा है। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर के खतौली में असद और अनस नाम के दो हाशिम बाबा गैंग के एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया, लेकिन इससे पहले एक इनकाउंटर हुआ जिसमें शुरुआत में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ की टीम ने एक गाड़ी को उन्होंने रोकने की कोशिश की, जिसमें ये इंफॉर्मेशन थी कि हाशिम बाबा गैंग के तो कुछ जो एसोसिएट है वो वहां से गुजरने वाले हैं और वो गाड़ी चोरी की है। उसमें असद और अनस नाम के दो एसोसिएट्स बैठे हुए थे। मैं जावेद हुसैन अब आपको बताता हूं कि इस पूरे इनकाउंटर और हाशिम बाबा के इस पूरे कहानी का आखिर रोल क्या है, क्यों स्पेशल सेल हाशिम बाबा और इससे जुड़े बाकी गैंगस्टर्स को अब अपने रडार पर लेकर टारगेट बना रखा है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के जीके ग्रेटर कैलाश में नादिर शाह की हत्या के बाद हाशिम बाबा, समीर और रणदीप का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ये खुलासा हुआ कि लॉरेंस ने दिल्ली में हाशिम बाबा पे भरोसा किया कि नादिर शाह की हत्या करनी है। इसमें कुछ आजमगढ़ के शूटर थे और कुछ हाशिम बाबा के। उसके बाद हाशिम बाबा ने इस पूरी वारदात को बखूबी निभाया और लॉरेंस के गुड बुक में सामने आ गया। उसके बाद इससे पहले ही जीटीबी इनक्लेव में हाशिम बाबा की जो दुश्मनी है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो इलाका है वहां पर छेनू गैंग है, जिसको लेकर हाशिम बाबा में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि सूत्रों का कहना है कि कहीं ना कहीं छेनू गैंग बम्बिया, नीरज बवाना, रवि गंगवाल और राहुल रोहित चौधरी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर हाशिम बाबा उसे खुद का दुश्मन मानता है। इसी को लेकर हाशिम बाबा ने अपने दो शूटर अनस और असद और कुछ और शूटर के जरिए छेनू के एक एसोसिएट को मारने के लिए जीटीबी इनक्लेव जो हॉस्पिटल है वहां भेजा था, लेकिन गलतफहमी में उसने किसी और दूसरे मरीज की हत्या कर दी जो कि खुद बीमार चल रहा था। उसके बाद ये गैंग वापस आ गया। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जुट गई और इस मामले को जोड़कर देखने लगी। जांच में खुलासा हुआ कि छेनू गैंग को मारने के लिए हाशिम बाबा ने अपने शूटरों को भेजा था। अब इन शूटरों की तलाश की गई तो एक लंबे समय से इस पर काम करते करते और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जानकारी मिलती कि ये लोग मुजफ्फरनगर के खतौली में आने वाले हैं और वहीं पर वो यूपी एसटीएफ से कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन 18 जो सितंबर को उनके पास आता है, यानी कि बुधवार के दिन। उसके बाद ट्रैप किया जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है, जवाब में दिल्ली पुलिस एसटीएफ पे भी गोली चलाई जाती है और जवाब में दिल्ली पुलिस एसटीएफ की भी ज्वाइंट जो ऑपरेशन उसमें गोली चलाई जाती है, रिटेलिएट किया जाता है, इनके पैरों में गोली लगती है। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगातार जो गैंगस्टर्स दिल्ली एनसीआर में अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ये एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं या एक ऑपरेशन कह सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हाशिम बाबा गैंग को फिलहाल रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इनके जो अगेंस्ट गैंग है बम्बिया गैंग, उनके भी जो एसोसिएट्स हैं, हर्षदीप सिंह डल्ला के शूटर्स हों या फिर हिमांशु भाऊ के हों, उन पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। लोकसभा चुनाव में तो इंडिया गठबंधन एक साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के भीतर एक राह एक साथ जुटता जो है वो नजर नहीं आ रही है। दरअसल हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल होने के बावजूद सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी जो सीटें हरियाणा में आम आदमी पार्टी को दे रही थी, आम आदमी पार्टी की सहमति उस पर नहीं थी और कहीं ना कहीं पर्टिकुलर सीट को लेकर जो है सहमति नहीं बन पाई, जिसके कारण अब आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने केवल एक सीट पर सीपीआईएम से गठबंधन किया, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में अकेले नजर आ रही है और जिसके कारण अब कांग्रेस के लिए हरियाणा में एक चैलेंज जो है वो आम आदमी पार्टी भी बन गई है। हालांकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आम आदमी अभी भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में आती है, लेकिन राज्य के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कश्मकश देखने को मिली।
सेम जो बात है वो महाराष्ट्र चुनाव को देखने को मिल रही है। महाविकास आघाड़ी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में आम सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण कल उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया और कांग्रेस पार्टी पे तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से सकारात्मक व्यवहार जो है वो सीट शेयरिंग को देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि सीट शेयरिंग की बात के लिए अब कांग्रेस आलाकमान से बातचीत करने की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी शामिल है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े और जिसकी डिमांड को लेकर कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की डिमांड है कि 100 सीटें जो हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को दी जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोट बैंक था, जो कि मुस्लिम और दलित था, उसने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि उनका वोट बैंक जो है वो उनके पास से खिसक रहा है और उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास जा रहा है। उसी वोट बैंक को वापस लाने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर अपनी टाल ठोके, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो इस पे आम सहमति जाहिर नहीं कर पा रही है, जिसके कारण सीट शेयरिंग का फैसला जो है वो नहीं हो पा रहा है। लगातार कई दौर की बैठकें हुई हैं, लेकिन अभी भी महाविकास आघाड़ी के बीच में सीट शेयरिंग पर आम सहमति नहीं बन पाई है और कहीं ना कहीं ये कारण बताया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अब आलाकमान की ओर से भी बातचीत की जाएगी और आलाकमान को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। लेकिन हालांकि महाराष्ट्र का चुनाव बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं बन पाई, जिसके कारण अब दोनों की राहें अलग अलग होती हुई नजर आ रही है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अच्छी भूमिका और मजबूत भूमिका के साथ लड़ रहा था, क्या विधानसभा चुनावों में भी इंडिया गठबंधन उतना मजबूत दिखेगा या नहीं? देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल के हाई रिस्क वार्ड में बंद है, लेकिन लगातार जिस तरीके से लॉरेंस गैंग और बम्बिया गैंग के बीच दुश्मनी चल रही है और लगातार हाल ही के दिनों में इनके गैंग को सपोर्ट करने वाले, या यूं कहें कि इस गैंग के जो फाइनेंसर है, जो इस गैंग को फंड कहीं ना कहीं मुहैया कराते हैं, चाहे वो सट्टा का कारोबार हो, जुए का हो या फिर ड्रग्स का, लगातार ये गैंग एक दूसरे के फाइनेंसर पर वारदात कर उसे कमजोर करने पे लगे हुए हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से वारदात हुई, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों गैंग जो हैं वो खुद को मजबूत करना चाहते हैं और अपने दुश्मन गैंग को कमजोर। दरअसल इस गैंग में पोजीशन रखने वाले तीसरे नंबर का संपत नेहरा, जो कि इस वक्त जेल में बंद है, और उसका छोटा भाई जो कि हिंदुस्तान से भागकर दुबई में बैठा हुआ है, कुछ सटोरियों के साथ मिलकर उसने एक ऐप को लॉन्च किया है और ये पूरी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अब संपत नेहरा के छोटे भाई को दी गई है, जिससे कि वो गैंग के फाइनेंशियल और फंडिंग को पूरी तरीके से संभाल सके, जिसके लिए उसने एक ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप के जरिए जो तमाम भारत से लेकर दूसरे देशों के दूसरे देशों में बैठे हुए जो लॉरेंस के एसोसिएट्स कहें या फिर उसके गैंगस्टर साथी कहें, वो अब तमाम भूखियों को धमका के ये कह रहे हैं कि वो इसी ऐप को आगे चलाएं और इसका सीधा मकसद है लॉरेंस गैंग को मजबूत करना, यानी कि फाइनेंशियली मजबूत करना। लॉरेंस लगातार ये चाह रहा है कि वो अपने गैंग को मजबूत करे, फाइनेंशियली मजबूत करे, जिसको लेकर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। हम आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग के करीब 20 से ज्यादा ऐसे बड़े गैंगस्टर्स हैं जो कि इस वक्त हिंदुस्तान के वांटेड हैं और तकरीबन 17 देशों में वो इस वक्त छुपे हुए बैठे हैं और जहां से वो पूरे क्राइम के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में बंद है, हाई रिस्क वार्ड में बंद है, वहां से फिलहाल हालांकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं नेटवर्क कनेक्शन जो है बाकी गैंगस्टर से जुड़ रहे हैं। और जिस तरीके से हाल ही में दिल्ली के नादिर शाह और कुछ दिनों पहले इंग्लैंड के अमन के घर पर जिस तरीके से पूरी वारदात हुई, ये दोनों आपस में दिखाता है कि लॉरेंस और बम्बिया गैंग अपने अपने जो दूसरे गैंग के जो फाइनेंसर हैं
जो उनके लिए काला बाजार, सट्टा और ड्रग्स और दूसरे सिंडिकेट के जरिए इस गैंग को फंडिंग कर रहे हैं, उनको ये कमजोर होना देना चाहते हैं, जिससे कि हर एक गैंग मजबूत हो सके। मध्य प्रदेश में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। छोटे बच्चियों के साथ अमूमन इस तरह की वारदातें स्कूल में उनके शिक्षकों या ड्राइवरों के द्वारा की जा रही हैं। भोपाल में कल एक ऐसी ही घटना सामने आई। नमस्कार, मेरा नाम चेतन है और आप मुझे इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक घटना आई कि रेड क्लिफ स्कूल के शिक्षक आसिम रेहान ने एक 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की है। उसकी मां शिकायत लेकर जब स्कूल के पास पहुंची तो स्कूल प्रबंधक ने उस मां की सुनवाई नहीं की। यही कारण था कि मां पुलिस के पास गई और पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा है कि आरोपी को कड़ी कार्रवाई देने के लिए सरकार भी पूरी तरीके से प्रयास करेगी। इस तरह की घटना ना हो, इस बात का भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन आज हिंदू संगठन रेड क्लिफ स्कूल का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। रेड क्लिफ स्कूल राय फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जाता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ तमाम राज्यों में ये स्कूल संचालित हो रहा है। लेकिन जो स्कूल 8वीं तक मान्यता प्राप्त है, तमाम बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में महिला शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो उन्हें परमिशन है कि स्कूल में सभी जगह आने जाने की उन्हें अनुमति है। लेकिन किसी भी पुरुष शिक्षक को स्कूल में आने जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में जब बच्ची घर पहुंची थी, रो रही थी, जब माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, लेकिन बता नहीं पाई, सहमी थी, डरी थी। जब माँ ने देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट पर सूजन है और निशान है, तो उसके प्राइवेट पार्ट से किसी व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। यही कारण था कि माँ पहले स्कूल में गुहार लगाई, लेकिन स्कूल में सुनवाई ना होने के बाद माँ पुलिस के पास पहुंची। बच्ची बोल नहीं पा रही थी, डरी हुई थी। पुलिस के द्वारा तमाम स्कूल में जो फैकल्टी हैं उनको फोटो दिखाए गए, जब बच्ची ने बताया कि अंकल के समान डैडी ने मेरे साथ गलत किया है। यही कारण था कि पुलिस ने बच्ची के बयान पर मामला दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन आज हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, स्कूल के मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं और आरोपी को फांसी की सजा और बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं कि आरोपी के घर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। स्कूल की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। जो तमाम बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को टीसी भी दे देनी चाहिए। ये स्कूल की तरफ से तमाम लोग मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा, विरोध प्रदर्शन जारी है। अब सरकार इस स्कूल पर किस तरीके से एक्शन लेती है, ये फिलहाल देखना होगा। देश भर में सबसे पहले नीति आयोग के द्वारा विजन 2047 के तौर पर एक मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है, जो कि देश में सबसे पहले सूरत के अंदर लॉन्च किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ये जो है पूरा इकोनॉमिक मास्टर प्लान ऑफ सूरत इकोनॉमिक रीजन जो आज लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर नीति आयोग के चेयरमैन समेत राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संचय मंत्री CR पाटिल के साथ साथ स्टेट के सारे मंत्रियों की उपस्थिति में आज ये प्लान लॉन्च किया गया है। वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से आने वाले सालों का विजन प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बोला था, उसको ध्यान में रखते हुए देश के 4 ऐसे जोन को निर्धारित किया गया था, जिसमें से सबसे पहले सूरत का जो है ये मास्टर प्लान आज लॉन्च किया गया है और इसके अंदर कई तरह की योजनाएं बनाई गई है। और इस योजना के तहत आने वाले जो सालों के अंदर जिस प्रोजेक्ट को साकार किया जाएगा और देश की जो इकोनॉमी है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, इसकी पूरा जो रोड मैप है इस प्लान के अंदर जो है बताया गया है। कुल 6 किस्म की जो योजनाएं हैं इस मास्टर प्लान के अंदर जो है दर्शाई गई है, जिसके अंदर सूरत सहित आजू बाजू के जो जिले हैं, नवसारी जिला, वलसाड़ जिला, तापी जिला और जो डांग जिला है, उसको लेकर के पूरी योजनाएं बनाई गई है। और इस योजना के तहत 2047 तक कई ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो शामिल किए जाएंगे, उसको साकार किए जाएंगे, जिसके लेकर के जो नरेंद्र मोदी का
जो विजन है वो साकार किया जाएगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से गुजरात इस समय जो ग्रोथ इंजन है देश की इकोनॉमी का, उसी प्रकार से सूरत जो है वो वर्ल्ड वाइड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, और उसको लेकर के ये पूरी प्रोजेक्ट की जो जानकारी है वो आज यहाँ पर दी गई थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। महज 2.5 साल की नीरू गुजर को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाल लिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत यादव। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के दौसा में जोधपुरिया गांव की, यानी कि जो बुधवार को हादसा हुआ था जब महज 2.5 साल की नीरू गुजर नाम की एक बच्ची खेलते समय बोरवेल में जा गिरी। ये घटना बुधवार शाम की है जब नीरू अपने घर से बाहर निकलकर खेल रही थी और खेलते खेलते जब वो किसी खेत में या अपने घर के आसपास पहुंची तो वहां पर बारिश के कारण जमीन धसी और उस जमीन के धसने के साथ ही नीरू गुजर भी बोरवेल में नीचे जा गिरी। जब सूचना मिली तो पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ, प्रशासन मौके पर पहुंचा। सबसे पहले मेडिकल टीम ने ऑक्सीजन पाइप जो है बोरवेल में उतारा ताकि जो 2.5 साल की बच्ची है उसे सांस लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मगर जब परिजनों ने उस बच्ची को जो रेस्क्यू टीम ने उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला और परिजनों ने उसे देखा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशी जाहिर की और राहत की सांस ली। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और कहे कि रेस्क्यू टीम की बहुत बड़ी एक तरीके से कहे कि मेहनत का जो है उन्हें कामयाबी मिली है, क्योंकि महज 2.5 साल की बच्ची जिसे ये ना पता हो कि किस तरीके से चीज़ों को एडजस्ट करना है, बोरवेल के अंदर किस तरीके से बैठना है, वो उसको करीबन कहे पूरी रात भर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, ऑक्सीजन पाइप नीचे दिया गया। तेज रात को बारिश होने के बावजूद भी जो है ऑपरेशन को रोका नहीं गया। हालांकि जब बारिश आई तो मुसीबतें रेस्क्यू टीम के सामने देखने को मिली, मगर उसके बाद भी लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया तो कहे कि एक बड़ी जो है 18 घंटे के बाद सफलता हासिल हुई और जो बच्ची है नीरू गुजर जो खेलते समय बोरवेल में गिरी थी उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। 2.5 साल की नीरू गुजर को तो सकुशल बाहर निकाल लिया गया। वो बच्ची करीबन 8 घंटे अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ी, मगर सकुशल जब उसे बाहर निकाला गया तो उस बच्ची को भी खुशी मिली और उसके परिजनों को भी खुशी मिली। मगर बड़ा सवाल यह है, प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की सख्त रूप से जरूरत है, क्योंकि करीबन राजस्थान में पिछले कई दिनों से इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जब बोरवेल में गिरने के कारण SDRF, NDRF और रेस्क्यू टीम जो है मौके पर अलर्ट होती है और घंटों मेहनत करने के बाद उनको सफलता मिल पाती है। मगर कभी ना कभी यह भी होता है कि वो सफलता हाथ नहीं लग पाती और मृत व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है। प्रशासन को जरूरत है कि इस पर जो है सतर्कता से कोई ना कोई जो है कार्रवाई करे, इस प्रकार के कोई नियम निकाले कि जो व्यक्ति है वो बोरवेल को आराम से जो है इस तरीके से खुला ना छोड़े या उस पर कोई इसी विशेष तरीके की व्यवस्था करे ताकि किसी भी व्यक्ति वहां पर अगर जाए तो उस जगह एंटर ना हो जहां पर गिरने का खतरा हो। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। ऐसे में तमाम राज्यों के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि वो पार्टी के अभियान को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। चारों तरफ गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम चेतन है और आप मुझे इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल हो, बुंदेलखंड हो या बिंद हो या भोपाल के कई आसपास के इलाके हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त प्रदेश की स्थितियां ठीक नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के खिलाफ तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री और तमाम राजनेता लग गए हैं। उनके खिलाफ उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों की जो नियुक्ति की थी उस नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं। ललिता यादव पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश की, वो वीरेंद्र खटीक के विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। मानवेंद्र सिंह पूर्व मंत्री हैं, वो विरोध कर रहे हैं। राहुल लोधी बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वो विरोध कर रहे हैं। राकेश गिरी पूर्व विधायक हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो तमाम राजनेता वीरेंद्र खटीक का विरोध कर रहे हैं और विरोध इस बात का कर रहे हैं कि जिन
नेताओं को उन्होंने सांसद जनप्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया है, उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बगावत की थी। इसके अलावा शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक प्रीतम लोधी आमने सामने हैं। विधायक नेताजी गए तो दुकान बंद करा के आ गए, तो विधायक जी गए तो उनकी दुकान खुलवा दी। वहीं बिंद में जनार्दन मिश्रा ने सिद्धार्थ तिवारी के दादा के खिलाफ भी, पूर्व स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके खिलाफ भी बयानबाजी की है। तमाम जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा नर्मदापुरम होशंगाबाद इलाके से भी खबर सामने आई, जहां पर मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और सांसद अब आमने सामने, नाम को लेकर आमने सामने। इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि मनुष्य हैं, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, परिवार बड़ा है, लेकिन सबको संभाला जा रहा है। कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे बातचीत की जाएगी और जो समाधान होगा उस समाधान को निकालेंगे कि आखिरकार कमी कहां आ रही। बहरहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस तस्वीर से विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन जनता में एक मैसेज गलत जा रहा है कि जो नेता अपने आप में कैडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन उसमें अब कैडर कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा, नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं को, रुष्ट नेताओं को, रूठे नेताओं को, एक दूसरे के खींचतान कर रहे नेताओं को एडजस्ट कैसे करती है और मध्य प्रदेश की जनता को इसका कैसा संदेश जाता है, फिलहाल देखना होगा।